नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हमने वीडियो में देखा कि परिभाषा क्या होती है ध्यान की। अब हम देखते हैं कि ध्यान के स्वरूप और लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला पॉइंट है, ध्यान एक पसंदगी युक्त प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि ध्यान में हमारा जो मन होता है उसको किसी एक उद्दीपक के प्रति एकाग्र करना पड़ता है, तब जाके हम किसी वस्तु या किसी उद्दीपक के प्रति ध्यान लगा पाते हैं। तो ध्यान ये पसंदगी युक्त प्रक्रिया मतलब कि हम हमारा सब्जेक्ट, हमारा उद्दीपक स्वयं पसंद करते हैं, तभी हम ध्यान लगा पाते हैं। दूसरे अगर उद्दीपक पर या दूसरे के कहे उद्दीपक पर हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता है। इसके लिए हमारा पसंदगी युक्त उद्दीपक वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान पसंदगी युक्त, स्वैच्छिक एवं साहजिक होता है। किसी भी समय में अनेक परिबल एवं अनेक मनुष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य के ध्यान प्रदेश में होता है, परंतु उन सभी परिबलों के प्रति मनुष्य ध्यान नहीं दे सकता। वह अमुक परिबल या उद्दीपक को ही पसंद करता है, दूसरों की अवहेलना करता है। जैसे फिल्म देखते समय मनुष्य को जिस विषय में दिलचस्पी हो उसके प्रति आकर्षित होता है। स्त्री दर्शक अभिनेत्रियों के कपड़ों एवं आकर्षक पहनावों के प्रति आकर्षित होती है, तो पुरुष अभिनेता उसके मनोभाव, उसके वस्त्र आदि के प्रति आकर्षित होते हैं। बालकों का समूह खेलकूद एवं तूफानी विषय में आकर्षित होता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास काफ़ी उद्दीपक होते हैं, लेकिन हम उसी उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया कि हम पिक्चर देखने गए, तो किसी को अगर कोई एक्टर पसंद है तो वो एक्टर पे ध्यान देगा, वो एक्टर की बातों पे, वो एक्टर के डायलॉग्स पे। किसी को अगर उनके ड्रेस पे है तो वो उनके ड्रेस पे ध्यान देगा, उनका पहनावा, ये सब पे फोकस करेगा। तो इस तरीके से ध्यान ये पसंदगी युक्त है। हमारे आसपास बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, लेकिन जो उद्दीपक हमको पसंद है हम उसी उद्दीपक के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसे इसमें एक बालक का उदाहरण दिया है कि बालक तूफानी है तो वो तूफानी विषय में आकर्षित होते हैं। खेलकूद में अगर इंटरेस्ट लेते हैं, तूफानी है तो वो तूफानी इंटरेस्ट लेते हैं। वो जैसे ही देखेंगे कि उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ आई मूवी में तो वो आकर्षित हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। दूसरा है, ध्यान समायोजनात्मक है। ध्यान ये समायोजनात्मक है, मतलब कि ध्यान ये खुद ब खुद समायोजन साध लेता है, सम्मिलित हो जाता है दूसरे के साथ। ध्यान शारीरिक एवं मानसिक समायोजन की प्रक्रिया है। ध्यान केंद्रीकरण के लिए ज्ञान तंतु, शरीर के अंग, स्नायु आदि एक दूसरे के साथ समायोजन स्थापित करते हैं। जैसे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तत्पर होकर आँखों को संकुचित करके छोटी बनाकर आँख पर हाथ रखकर प्रकाश की मात्रा का समायोजन करते हैं। इस तरह बाह्य पर्यावरण के साथ शारीरिक मानसिक रूप से समायोजित होकर हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान जो है वो समायोजनात्मक प्रक्रिया है। क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं तो शरीर केंद्रीकरण करने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी उद्दीपक के प्रति केंद्रीकरण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अपने शरीर की ज्ञान तंतु, शरीर के अंग, स्नायु इत्यादि का समायोजन साथ कर, इत्यादि को का कॉम्बिनेशन करके, उनका जोड़ करके हम कोई भी चीज़, दूर की वस्तु है प्रकाशित तो आँख संकुचित करके आँखों पे हाथ रख के अगर प्रकाश आ रहा है तो इस तरीके से हम उसको देखते हैं। तो ध्यान ये समायोजनात्मक है। अब अगला पॉइंट है, ध्यान संशोधनात्मक है। ध्यान उद्देश्यलक्षी होने से जिस वस्तु, विषय या वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं उसका परीक्षण करके बदल कर निरीक्षण करते हैं। परीक्षण करके ही किसी उद्दीपक के प्रति केंद्रित होते हैं। जैसे स्वरूप साड़ी की दुकान में से जो साड़ी पसंद आ गई उसे खोलकर उसकी डिज़ाइन का पूरा अंदाज करते हैं। पल्लू की डिज़ाइन एवं रंगों की मैचिंग आदि का ख्याल रखना। इस तरह ध्यान जिस वस्तु पर जाता है उसका संशोधन करने का मनोभाव मनुष्य रखता है। हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, जैसे यहाँ पे साड़ी का उदाहरण दिया है कि साड़ी अगर हमको पसंद है, वो हमारा उद्दीपक है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है, तो हम उसका खोल के उसको देखेंगे, उसकी डिज़ाइन देखेंगे, उसका सिल्क देखेंगे, उसका पल्लू देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ऐसे ही किसी मनुष्य को, अगर सपोज़ मैं लड़कों के लिए ले लूँ तो उनको अगर खिलौना कोई लेना हो, या तो चलो क्रिकेट बैट लेना हो, बहुत लड़कों को पसंद है क्रिकेट बैट लेना हो, तो जब वो जाएंगे शॉप पर तो अलग अलग प्रकार के क्रिकेट बैट्स देखेंगे, उसकी क्वालिटी, लकड़ी की क्वालिटी देखेंगे, बैट का हैंडल देखेंगे, बैट की साइड देखेंगे, उसकी विड्थ देखेंगे, उसका वेट देखेंगे, सब संशोधन कर
सब संशोधन करके उनको जो सूटेबल होगा, उनके ध्यान में जो है, जो चाहिए वो वही लेंगे। तो इस तरीके से ध्यान संशोधनात्मक प्रक्रिया है। ध्यान भविष्यलक्षी है। अधिकतर हमारे समझ जो भी उद्दीपक उपस्थित हो, उद्दीपक की ओर ध्यान देते हैं, परंतु उसके साथ आने वाले समय का एक दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। अर्थात मनुष्य का ध्यान भविष्यलक्षी अनुमानों से भी उत्तेजित होता है। जैसे जब मनुष्य मकान खरीदता है, तब दूर एवं नज़दीक के विस्तार के विषय में कीमत कम होने की अपेक्षा तो वह रखता ही है, परंतु पक्की सड़क, पानी, बिजली, भविष्य विकास की संभावनाएं एवं अपनी खरीदी हुई संपत्ति का मूल्य कैसे होगा आदि भविष्यकालीन मुद्दों पर भी उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए ध्यान भविष्यलक्षी है। समझ गए होंगे आप कि जो ध्यान है वो सिर्फ प्रेजेंट का ही नहीं है, वो फ्यूचर का भी है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ ध्यान रखकर खरीदना, कल को भाव घट जाए, कल को भाव बढ़ जाए, तो इस तरीके से तुलना करके, उसके माहौल को समझकर। नॉर्मली अगर हम किसी चीज़ को, किसी घर को प्लान कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे लोकेशन अच्छा हो, वहाँ के लोग अच्छे हों, रोड पे हो तो ज़्यादा बेस्ट, आजू बाजू दुकान हो, शॉप्स हो, इन फ्यूचर कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्डअप हो, नई कोई फैसिलिटी बिल्डअप हो, कोई सरकारी चीज़ें आ जाए। इससे क्या होगा कि हमारी जो मकान के मूल्य हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हम उसको ध्यान लक्षी, मतलब भविष्य लक्षी उसको समझकर हम वहाँ पर काम करते हैं। तो इसलिए ध्यान ये भविष्य लक्षी है। ध्यान प्रेरणात्मक है। प्रेरणा मतलब कि हम किसी से सीखना, किसी से कुछ ना कुछ नया सीखना, उसको कहते हैं प्रेरणा। हम उसी प्रकार उद्दीपक को ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके प्रति अमुक इच्छा या उद्देश्य का परिबल जिम्मेदार हो, क्योंकि कोई भी प्रेरणा इच्छा, लक्ष्य, उद्देश्य या मनोवृत्ति को प्रेरित होकर हम पदार्थ, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान देते हैं। जैसे वर्तमान पत्रों में अनेक समाचार, जानकारी और विज्ञापन होते हैं, उनमें जिसको जैसी प्रेरणा होगी वैसे ही समाचार वह व्यक्ति पढ़ता है। जैसे कुंवारे युवक युवतियों, शादी संबंधी या नौकरी चाहने वाले, नौकरी का विज्ञापन में, कोई खेलकूद या क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाला, तो उससे संबंधित समाचार आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि प्रेरणा मतलब कि कोई भी चीज़ किसी से सीखना, तो यहाँ पे हम समाचार पत्र, यहाँ पर उदाहरण दिया था, समाचार पत्र में हमारा जो ध्यान है, हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन कि हमको ये चीज़ में इंटरेस्ट है, तो किसी को खेलकूद में इंटरेस्ट है तो खेलकूद की पेज पढ़ेगा, उसका समाचार ज़्यादा पढ़ेगा। किसी को अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेस पेज पढ़ेगा। किसी को अगर बॉलीवुड पेज पे इंटरेस्ट है तो बॉलीवुड पेज पढ़ेगा। किसी को नौकरी, शादी संबंधी इंटरेस्ट है तो वो पेज पढ़ेगा। तो इस तरीके से प्रेरणादायी है। जिसको जो पेज से या जो चीज़ से प्रेरणा मिलती है उसके प्रति वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रकार देखा कि इसके कितने प्रकार हैं। अब जो अगला है, ध्यान के सीमा प्रदेश एवं केंद्र प्रदेश। हमारे आसपास बाह्य पर्यावरण में जो पदार्थ हमारे चेतन मन में स्पष्ट रूप से उपस्थित हों उसे ध्यान का केंद्र प्रदेश कहते हैं। मतलब कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हमारे चेतन मन में जागृत अवस्था में स्पष्ट रूप से उपस्थित हो। हम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक होता है जो हमारे दिमाग पे छाया होता है डेली, चाहे हम कुछ देखें, चाहे हम कुछ सुने, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। वो चेतन अवस्था में स्पष्ट रूप से हमारे ध्यान केंद्र में उपस्थित है। तथा जो पदार्थ चेतन मन में उपस्थित स्पष्ट रूप से न हो उसे सीमा प्रदेश कहते हैं। केंद्र प्रदेश मतलब जो स्पष्ट रूप से उपस्थित हो, और जो स्पष्ट रूप से उपस्थित न हो उसे सीमा प्रदेश कहेंगे। जैसे अंधेरे कमरे में दिए में जलती मोमबत्ती केंद्र प्रदेश एवं दिया सीमा प्रदेश की भूमिका है। मतलब कि अगर जो मोमबत्ती, जो दिया है, ठीक है, दिया जो जलता है मोमबत्ती, तो उसकी जो मोमबत्ती होती है वो केंद्र प्रदेश है क्योंकि वो जागृत है, और सीमा प्रदेश वो जो दिया है क्योंकि वो अब वहाँ पे अजागृत अवस्था में। इसी तरह रेडियो पर बजते हुए भजन में गायक की आवाज़ केंद्र प्रदेश एवं उसके साथ विविध वाद्य यंत्रों का लय एवं गीत सीमा प्रदेश के रूप में है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जब गाना सुनते हैं तो हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, जो जागृत चेतन मन की अवस्था होती है, वो गाने पे होती है, सॉन्ग्स पे, जो सिंगर गाता है उसके सॉन्ग्स पे, ना कि आजू बाजू के धुन पे। तो हाँ, हालांकि वो पार्ट
उतना ही होता है, उसका इम्पोर्टेंस उतना ही होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम गाने पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कभी कभी ये केंद्र प्रदेश एवं सीमा प्रदेश लगातार बदलते दिखाई देते हैं। रोबिन की कप की आकृति में घड़ी के चेहरे को काले रंग है, उन पर ध्यान जाता है तो घड़ी में सफ़ेद दीपक आकार की आकृति पर ध्यान जाता है। घड़ी है, अगर हम घड़ी पे ध्यान देते हैं तो सबसे पहले जो घड़ी की आकार होती है उस पे ध्यान जाता है। इस तरह व्युत्क्रम्य और व्युत्क्रमित आकृति एवं पार्श्व भूमिका के बीच अंतर करना कठिन होता है, क्योंकि कई आकृति पृष्ठभूमि तथा पृष्ठभूमि आकृति बनती है। कई बार ये दोनों आकृतियों के बीच तुलना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये होती तो सेम है, लेकिन उसके बीच क्या अंतर है उसमें हमारा केंद्र प्रदेश और सीमा प्रदेश में डिफरेंस पता चल जाता है, उसमें दिक्कत हो जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है कि ध्यान चंचल होता है। सीधी सी बात है, ध्यान ये चंचल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में हर मिनट कई लाखों ख्याल आते रहते हैं। हर घंटे पूरे दिन में हम कितने ख्याल सोचते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक ही मिनट में चलती रहती हैं। हम किसी भी एक चीज़ पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो ध्यान में स्थिरता न होने से ध्यान को चंचल कहते हैं। ध्यान स्थिर नहीं रहता, बार बार बदलता रहता है, यह उसका महत्वपूर्ण लक्षण है। ध्यान की इस अस्थिरता के कारण ध्यान विचलन के रूप में पहचाना जाता है। ध्यान विचलन अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ध्यान विचलन क्या होता है, तो सीधी सी बात कि मन चंचल है, चंचल होने की वजह से वो कहीं स्थिर नहीं रहता। मन के स्थिर होने की व्यवस्था को या अवस्था को ध्यान विचलन कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ध्यान के निर्धारक बल। धन्यवाद।